Hello everyone, this is Sajal Gupta here and I welcome you all to my YouTube channel Civil Talks with Sajal. So I hope you all are doing good and keeping yourself safe at your respective places. And so let us start the video. In this video we are going to discuss some special concepts, rather you can say some special shortcuts to solve static indeterminacy. Yes, you heard it right, static indeterminacy. It's a relatively easier topic in structural analysis, but confusing as well. I have seen that students generally remain confused in this topic, that how and which method should we apply in a particular question, or which method is suitable in which question. So all these confusions generally remain with the students. सो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 5-7 मिनट्स में आपको ऐसा लग सकता है कि वीडियो थोड़ा सा बोरिंग है, या फिर आपको लगेगा कि ये तो हमको मालूम है ऑलरेडी. बट स्टिल उसके बाद जब वीडियो पेस पकड़ेगा देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग यूनिक एंड समथिंग न्यू दैट विल गेट एड अप टू योर नॉलेज. सो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा इस वीडियो में. सो लेट अस स्टार्ट. तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक मीनिंग ऑफ डीएसआई. सो लेट अस राइट द बेसिक मीनिंग ऑफ डीएसआई. बेसिक मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी. बस 5-7 मिनट्स की बात है. मैं थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक बताऊंगा और उसके बाद कुछ स्पेशल मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जो आपने पहले नहीं देखा होगा, या फिर अगर आपने पहले इसको देखा भी होगा तो नॉलेज आपकी कंप्लीट नहीं होगी, या फिर जनरली आप उसमें मिस्टेक कर सकते हो. क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, या फिर कुछ और टॉपिक्स ऐसे होते हैं गेट एग्जाम में, कि जनरली जो गेट अथॉरिटीज जब एग्जाम को डिजाइन करती हैं तो उसके ऑप्शंस वो इस तरीके से सेटअप करते हैं जो हर पॉसिबल मिस्टेक स्टूडेंट कमिट कर सकता है, तो वो हर एक आंसर ऑप्शन के अंदर मिलता है. तो जो भी स्टूडेंट उस पेपर को अटेम्प्ट करता है तो सबका आंसर मैच कर जाता है. फिर जब घर आते हैं तो उनको लगता है कि पेपर बहुत ईजी था, बट ऐसा नहीं होता. तो इसीलिए इस तरह की सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको सब बताने वाला हूं. सो बेसिक मीनिंग ऑफ डीएसआई को स्टार्ट करते हैं. डीएसआई मतलब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी. सो हम एक कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, लेट अस सपोज एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर, राइट. ये एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ ऐसे करके, इस तरह से. यहाँ पे प्रॉप्ड एंड पे एक रोलर लगा हुआ है. तो यहाँ पे कोई जनरलाइज्ड लोडिंग लग रही है ऐसे करके, किसी भी मतलब इसके दो कंपोनेंट हैं, एक हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में. तो ये जनरलाइज्ड लोडिंग एक पी इसमें लग रही है इस तरह से, राइट. मैंने कोई 2 सेक्शन इसमें कंसीडर किए. Let us consider 2 sections here. One section XX, another section let's say YY, right. अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस बीम के लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम से बनाने वाला हूँ हर एक सेगमेंट के लिए. तो सबसे पहले आपको कंफ्यूजन आएगी कि फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, क्योंकि मोस्टली लोगों को यही समझ नहीं आता है क्लियरली कि एफबीडी एक्चुअली होता क्या है, राइट. तो एफबीडी जो होता है ये एक सिंपली एक पर्टिकुलर मेंबर के लिए बनता है, और ये वो बताता है कि इस पे सराउंडिंग बॉडीज उस पे क्या इम्पैक्ट डाल रही है, मतलब व्हाट अदर्स आर डूइंग ऑन दिस पर्टिकुलर बॉडी. उसके सराउंडिंग में जो भी बॉडी है, वो इस वर्ड पे स्पेशली आपको गौर करना है कि व्हाट अदर्स आर डूइंग ऑन दैट बॉडी, राइट. कि मतलब दूसरे उसके साथ में जो बॉडी है उसके एडजेसेंट वाले, वो उस पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं या वो उस पे क्या फोर्स लगा रहे हैं, वही हम इसके ऊपर शो करते हैं. तो लेट अस स्टार्ट. से वी हैव 3 मेंबर्स, राइट. मैं इसको यहाँ पे नेमिंग तो नहीं कर रहा, बट मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ. लेट सपोज दिस इज XX वाला पार्ट, देन लेट्स से दिस इज द मिडल वन पोर्शन. here again it is XX and here say it is YY. now let's say this is another part, रोलर वाला पार्ट. सो यहाँ पे it is YY, और वो लोडिंग वगैरह तो बीच में लगी रही है सच P. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर मेंबर के फोर्सेस और जो एक्सटर्नल रिएक्शंस लग रहे हैं वो किस तरीके से लग रहे हैं. तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे रोलर था, ये रोलर, ये यहाँ पे मैं इस तरीके से उसको रिएक्शन दिखा रहा हूँ. रिएक्शन नंबर 1, उसको मैं नाम दे रहा हूँ रिएक्शन 1, ठीक है. जब मैंने इसको रिएक्शन 1 का नाम दिया
तब क्या हो रहा है, अब जब मैं इस वाले पर्टिकुलर एफबीडी को कंसीडर करता हूँ, थर्ड वाली सेगमेंट के एफबीडी को जब कंसीडर करूंगा, तो अब मेरे को दिखेगा यहाँ पे कि अच्छा, इसको बैलेंस करवाने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स तो चाहिए ही, इस पॉइंट पे यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स तो चाहिए इसको बैलेंस करवाने के लिए। तो इस मेंबर के इंटरनल एक फोर्स लगेगा। लेट सपोज मैं उसकी डायरेक्शन कुछ भी मान रहा हूँ, मुझे भी डायरेक्शन उसकी नहीं पता है कुछ भी, एक मैं हॉरिजॉन्टल में मान लेता हूँ कुछ, उसको मैंने बोल दिया फोर्स नंबर 2, एक मैंने वर्टिकल मान लिया फोर्स नंबर 3। ये डायरेक्शन आपको लगेगा देखने में कि 1 अगर ऐसे ऊपर लग रहा है तो 3 नीचे होना चाहिए, बट ये सब जस्ट एक वो है कन्वेंशन। मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन इसलिए ले ली क्योंकि वो पॉजिटिव होती है, और ये वाला फोर्स राइट वर्ड्स इसलिए लिया फोर्स 2 क्योंकि फोर्स जब ये राइट वर्ड्स होता है तो वो पॉजिटिव माना जाता है, राइट। तो ये मेंबर के इंटरनल फोर्सेज हैं, मतलब ये वाला जो, और ये जो फोर्सेज लग रहे हैं ना, ये वाली सेगमेंट जो है ये इस पे लगा रही है। तो और एक इस तरह से बीम के अंदर एक मूवमेंट भी आएगी, उसको मैं बोल रहा हूँ रिएक्शन नंबर 4, राइट। अब यही तीनों फोर्सेस इस वाले मेंबर के ऊपर ये मेंबर लगाएगा, ये 3 फोर्सेस इस मेंबर के ऊपर इसने लगाए थे, और अब यही 3 फोर्सेस इस मेंबर पे ये लगाएगा। तो इसलिए, और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, सिंपली द न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो ये सेकंड फोर्स ऐसे हो गया, और ये थर्ड अगर ऐसे था तो ये थर्ड फोर्स यहाँ पे ऐसे लगेगा, और वो मूवमेंट 4 वाली क्लॉकवाइज थी तो ये इसको इस तरीके से लगा देगा, 4 हमको ऐसे दिखेगा, राइट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब जब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद हमने देखा कि 4 रिएक्शन कंप्लीट हो गए, तो एक 5th रिएक्शन होगा सिमिलरली, वो जो इस पे ये वाला मेंबर लगा रहा होगा, तो ये 5 हो गया। फिर इस पे 6th वाला फोर्स होगा वर्टिकल डायरेक्शन में 6, और एक इस पे मूवमेंट होगी 7। अब ये 3 फोर्सेस इस मेंबर पे इसने लगाए, तो इस मेंबर पे ये मेंबर यही 3 फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में भी तो लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ। सो ये 5, ये 6, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो गया 7। फिर अब फिक्स एंड पे आ गए, फिक्स एंड पे फर्दर 3 रिएक्शन होंगे ऐसे करके, एक होगा 8, ये होगा 9, और ये होगी एक मूवमेंट 10। अब हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है यहाँ पे 10 पर्टिकुलर रिएक्शंस दिख रहे हैं कोई, ये 10 रिएक्शंस हमको दिख रहे हैं, राइट। तो मैं उसको बोल रहा हूँ रिएक्शंस को, लेट्स से just a minute, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स यहाँ पे मुझे मिले 10, 1 to 10, जो कि डायग्राम में मार्क्ड है, राइट। फिर मैंने बात करी नंबर ऑफ इक्वेशंस की, नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी होंगी यहाँ पे, सिग्मा x0, सिग्मा y0, सिग्मा mz0, ये सबने पढ़ा है। तो 3 ही इक्वेशन, ये वाली 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, एक इस मेंबर के लिए होंगी, 3 इसके लिए होंगी, और 3 इस बॉडी के लिए होंगी। तो 3 × 3 = 9 इक्वेशंस, राइट। तो बेसिक डेफिनेशन ds की ये होती है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की, अननोन्स माइनस इक्वेशंस इक्वल टू 10 - 9 1। इसका मतलब क्या है, अब ये समझते हैं। देखो ds की जो बेसिक डेफिनेशन होती है ये हर किसी को मालूम होती है, अननोन्स माइनस इक्वेशंस, उसके लेकिन उसको भी फर्दर डिटेल में मैंने यहाँ पे बता दिया कि इस तरीके से डायग्राम में आपको बना के दिखा दिया बॉडी के अंदर कि किस तरीके से मेंबर के अंदर फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, इंटरनल फोर्सेस, और ये किस तरह से मेंबर के बाहर सपोर्ट रिएक्शंस भी लग रहे हैं, और इसमें इंटरनल फोर्सेस भी सब दिख रहा है, और कितनी इक्वेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं उसकी भी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो हमको यहाँ से पता चला कि अननोन्स हमारे 10 थे, इक्वेशंस हमारे पास 9 है, मतलब एक की जो है ना ये रिडंडेंसी है, मतलब ये अगर हमको किसी तरह पता चल जाए तो हमारा स्ट्रक्चर इजीली एनालाइज हो जाएगा। तो राइट, इसका बेसिक मीन तो यही है। सो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज सिंपली अ टूल, यू कैन से इट इज सिंपली अ टूल इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस
which helps us to find whether the structure can be analyzed by using just the equilibrium equations or we need some sort of compatibility also. मतलब ये एक टूल है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जो हमको ये बता रहा है कि स्ट्रक्चर बिना एडिशनल इक्वेशन के क्या एनालाइज हो सकता है, जो कि जनरली नहीं हो सकता है. इनडिटर्मिनेसी आती ही आती है, वो बताऊंगा कैसे. तो जस्ट लाइक सिंपली हम मैथ्स में भी देखते हैं. हम मैथ्स में क्या बोलते हैं, हम देखते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है तो उसमें कुछ अननोन्स होते हैं, कुछ उसमें इक्वेशंस होती हैं. हम बोल देते हैं कि अच्छा अननोन्स ज़्यादा हैं, इक्वेशन कम है, हम तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे. लेकिन ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा. जो कि क्योंकि जब आप कोई बिल्डिंग बनाओगे तो ऑब्वियसली अननोन्स तो उसमें स्ट्रक्चर में आएंगे आएंगे ज़्यादा, इक्वेशन कम ही होंगी. तो वहाँ पे इसलिए आपको इनडिटर्मिनेसी वाला कंसेप्ट पढ़ाया जाता है. और फिर लेकिन आप मैथ्स की तरह नहीं बोल सकते कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इनडिटर्मिनेसी तो अनअवॉइडेबल है. वो तो मतलब हर स्ट्रक्चर में आएगी ही, जस्ट फॉर स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी अगर आपको स्ट्रक्चर में बनानी है तो उसके लिए इनडिटर्मिनेसी तो उसमें आएगी आएगी, ये कंफर्म है. वो कैसे आएगी बताता हूँ. देखो इनडिटर्मिनेसी बेसिकली है क्या. जैसे ये एक रिएक्शन जो यहाँ पे आया था, ये DSI 1 इसकी यहाँ पे आ रही है. इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को कोई एक रिएक्शन लेट सपोज यही पता चल जाए तो पूरा स्ट्रक्चर एनालाइज हो जाएगा, मेरा पूरा स्ट्रक्चर एनालाइज हो जाएगा. तो अब हम बात करते हैं कि इसकी इनडिटर्मिनेसी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है. देखो जितनी ज़्यादा इनडिटर्मिनेसी है मतलब उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है स्ट्रक्चर में. और ये अनअवॉइडेबल इसलिए क्योंकि आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप ये चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फिक्सिसिटी दें. यहाँ पे एक फिक्सिटी दे दी, फिक्स एंड है. अब जैसे मान लो इस रोलर को हटा के मैं हिंज दे रहा हूँ तो मैंने इसकी एक ये वाली मूवमेंट जो है वो छीन ली ना, हॉरिजॉन्टल वाली. मतलब मैं इसको और स्टेबल बना रहा हूँ. फिर हिंज देने के बाद मैंने अच्छा सोचा कि इसको मेरे को ना मूवमेंट देने से भी रोकना है, तो इसलिए फिर मैंने इसको फिक्स कर दिया है. यहाँ पे जब मैंने इसको फिक्स किया तो मैं उसको मूवमेंट भी अलाउ नहीं कर रहा, उसके अंदर परमिट नहीं कर रहा हूँ मूवमेंट उसके अंदर. मतलब और ज़्यादा फिक्स कर दिया मैंने, मतलब और ज़्यादा रिडंडेंट बढ़ गए. और रिडंडेंट बढ़ेंगे तो मतलब DSI और ज़्यादा बढ़ जाएगी, बट स्टेबिलिटी भी आ रही है साथ साथ. तो इस तरीके से इसलिए कहते हैं कि जितनी ज़्यादा इंडिटर्मिनेसी होती है तो स्टेबिलिटी भी स्ट्रक्चर में होती ही होती है उसके प्रोपोर्शन में, राइट. सो नाउ वी कैन डिस्कस about the methods of solving, right. This was the basic that I was telling you. This was the basic. Right, so just a minute. Yes, so now I will discuss here about two methods which you can use for solving the problems of degree of static indeterminacy. तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, एक मेथड तो होगा पहले वाला सिंपली फॉर्मूला मेथड. मैं लिख देता हूँ साथ साथ. फॉर्मूला मेथड. और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो सबको रटा होता है सिंपली बेस्ड ऑन डेफिनेशन. एक्चुअली ये बेस्ड ऑन डेफिनेशन होता है, जो DSI की मेन डेफिनेशन है ना, अननोन्स माइनस इक्वेशन, ये उसी पे बेस्ड होता है जनरली, जो हम रट लेते हैं 3m + r माइनस 3j प्लस एक्स्ट्राज. इस तरह का एक फॉर्मूला आपने सबने पढ़ा होगा और ये हमको याद भी होता है जनरली. बट इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है कुछ क्वेश्चंस में, मैं बताऊंगा लास्ट में. जब आपको लगता है कि अच्छा ये फॉर्मूला लगना चाहिए पर फिर भी आप फॉर्मूला लगा रहे हो, फिर भी आंसर गलत आ रहा है, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन के थ्रू. फिर जो सेकंड मेथड एक है यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है कट एंड लूप मेथड. कट एंड लूप मेथड, राइट. कट एंड लूप मेथड में क्या होता है, ये इसको आप बोल सकते हो शॉर्ट ट्रिक, इसको बोल सकते हो आप शॉर्टकट. ये आपका एक शॉर्टकट है, लेकिन ये एक ऐसा शॉर्टकट है कि जिसको लगाने के लिए आपको जो उसके रिलेटेड बैकग्राउंड है, आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा साउंड होनी चाहिए. क्योंकि यही ऐसा शॉर्टकट है जिसमें बच्चे जनरली गलती करते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं लग पाता है. उनको लगता है कि उनकी तरफ से क्वेश्चन ठीक हो गया, बट जबकि वो गलत होता है. तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी भी सॉल्व करवा देगा विद इन सेकेंड्स, लेकिन वो तभी करवा पाएगा जब आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको सब कुछ मालूम है, आपने पढ़ा हुआ सब कुछ उसके बारे में, राइट. सो उसी को मैं थोड़ा सा पहले
चलो हाँ, लेट अस टेक दिस कट एंड लूप मेथड फर्स्ट, राइट। उसके बाद एक प्रॉब्लम के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि कट एंड लूप भी उसमें लगाऊंगा और उसके बाद फिर इसमें फॉर्मूला मेथड भी लगाऊंगा। दोनों प्रॉब्लम्स को आपको उसमें सॉल्व करके दिखाऊंगा। सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट दिस कट एंड लूप मेथड। सो मेन ट्रिक इसमें क्या होती है कट एंड लूप मेथड में, कट एंड लूप मेथड, जैसे देखो हमको निकालना है DSI, मैं उसको DS से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। इसका एक फॉर्मूला बता देता हूं पहले तो क्वेश्चन लगाने के लिए, उसके बाद समझाऊंगा फॉर्मूला कि एक्चुअली है क्या है। 3C माइनस R, ये एक फॉर्मूला है। और अब मैं इसको बताने वाला हूं आपको डिटेल में कि ये सब है क्या। तो मैं डिटेल में आपको, लेट अस गो टू नेक्स्ट पेज, जस्ट अ सेकंड। So right, let us discuss this method in detail now. Here C is nothing but the number of cuts required to make open, stable cantilevers from the structure। ये भी मैं सारा समझाऊंगा अच्छे से क्या है क्या नहीं। 3 वर्ड्स इसमें मैंने लिखे हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। नंबर ऑफ कट्स ये तो कुछ नहीं है, सिंपल है। ओपन, स्टेबल एंड कैंटिलीवर्स, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। कोई इसको रादर आई शुड मार्क दिस विद some colored ink। open, stable cantilevers, OSC। ये 3 वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मेथड के लिए, जो जनरली लोग ध्यान नहीं देते हैं और फिर क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो वो भी अभी मैं समझाता हूँ। फिर देखो R होता है नंबर ऑफ रिएक्शंस unnecessarily added to make number of reactions unnecessarily added to achieve stability। ये सब कुछ आपको अभी मालूम चलने वाला है, जस्ट हैव सम पेशेंस, राइट। अभी सब पता चलेगा डिटेल में क्या है कैसे नहीं। और एक बात का इसमें ध्यान रखना होता है, आफ्टर मेकिंग कट्स द नंबर ऑफ कैंटिलीवर्स दैट यू आर गेटिंग, द नंबर ऑफ कैंटिलीवर्स दैट वी गेट आफ्टर मेकिंग कट्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सपोर्ट्स। जस्ट आपको पता चलने वाला है सब कुछ, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, राइट। ओपन स्टेबल कैंटिलीवर्स, OSC, 3 टर्म्स में बार बार इस पे गौर कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपको ये सब समझ में आ जाएगा एक प्रॉब्लम के थ्रू, राइट। सो लेट अस टेक अप आवर फर्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस। प्रॉब्लम 1, this problem is actually I'll be taking, but this problem is very easy. Then slowly we will increase the level and all the concepts so that you can understand better. So let us draw our first problem. Suppose you have a frame like this. ये एक आपका फ्रेम है, इस तरीके से बना देता हूँ इसको मैं अभी फटाफट, आप लोग भी साथ साथ बना सकते हैं इतने। ये एक आपका फ्रेम है, थोड़ा सा और इसको मैं कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ ताकि इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आए, राइट। देखो हमको क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ये है सिंपली आपको इसकी DSI निकालनी है, दैट्स ऑल। क्योंकि इस वीडियो में हम DSI के बारे में ही पढ़ रहे हैं।
इस फ्रेम की आपको DSI निकाल के देनी है मेरे को। हर स्टूडेंट के दिमाग में आएगा पहले कि मैं लगाऊंगा 3m + r - 3j, फिर उसके लिए नंबर ऑफ मेंबर देखेगा 1 2 3 4 5 6 गिनता ही चला जाएगा, फिर रिएक्शन देखेगा, फिर ज्वाइंट्स गिनेगा। तो वो भी एक अपने आप में कॉम्प्लेक्स मेथड है। लेकिन एक ट्रिक है कट एंड लूप मेथड। तो कट एंड लूप मेथड ये बोलता है कि जो आपकी DSI होती है ना, यहाँ लिख देता हूँ, जो DS होता है ये 3 × नंबर ऑफ कट्स माइनस नंबर ऑफ अननेसेसरीली एडेड रिएक्शंस, ये होता है। कैसे होता है बताता हूँ। देखो ये जो 3 होता है ना, ये 3 ये स्टैंड करता है आपका जो मेंबर फोर्सेस होते हैं 3, दैट इज एक्सियल फोर्स, शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। ये 3 तो आपका वो बता रहा है, ठीक है, मेंबर के फोर्सेस। एट ईच कट, ये भी लिख देता हूं, एट ईच कट मतलब एक कट पे आपके ये 3 फोर्सेस हैं। तो लेट अस सपोज C कट्स आपने करे हैं, तो C कट में आपके कितने फोर्सेस हैं, 3 × C, इतने फोर्सेस हैं, माइनस वो रिएक्शन जो ऐड कर रहे हो वो बताता हूं। सो स्टेप 1 इसमें क्या होता है, जब हम इस तरह की प्रॉब्लम को प्रोसीड करते हैं, हमें हमारा पर्पज होता है ये OSC वर्ड जो मैंने बताया था ना आपको, OSC, ओपन स्टेबल कैंटिलीवर्स। हमें इसमें कट्स लगाने होते हैं। कट्स इस तरीके से लगाने होते हैं स्ट्रक्चर में कि कोई भी क्लोज्ड लूप ना बचे, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ओपन अप हो जाए, कहीं पे भी क्लोज नहीं होना चाहिए, कुछ भी, सब ओपन हो जाना चाहिए, मतलब कोई लूप नहीं बनना चाहिए क्लोज। फिर वो स्टेबल भी होना चाहिए, फिर वो कुछ कैंटिलीवर भी होने चाहिए। तो कैसे चलेंगे तो आगे देखो, सेकंड लेट अस से सबसे पहले स्टूडेंट के दिमाग में आएगा, अच्छा हमें इसको ओपन बनाना है स्ट्रक्चर को, तो मैं एक कट में यहाँ लगा देता हूँ। तो स्टूडेंट फिर यहाँ पे इसको कट लगा देगा। अच्छा फिर स्टूडेंट ने देखा कि अच्छा ये थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हो गया स्ट्रक्चर, यहाँ से ऐसे करके ये ओपन अप हो गया ऊपर से, लेकिन पूरा अभी भी नहीं खुला है। तो दिमाग में आएगा कि अच्छा एक ये कट भी लगा देता हूँ। अब जब हमने कट लगा दिया ये, फिर हमको दिखा कि अच्छा ये कट लग गया है, मतलब ये स्ट्रक्चर अलग हो गया है, ये पार्ट अलग हो गया है। तो यही जो पार्ट अलग हुआ है ना, ये वाला पोर्शन, इसको मैं अलग बना देता हूँ। राइट, इसको मैं यहाँ पे अलग आपको बना के दिखा देता हूँ नीचे। ये वाला सेगमेंट आपका बिल्कुल अब अलग हो चुका है। इस तरीके से कुछ आपका ये सेगमेंट अलग हो गया है, ठीक है। फिर स्टूडेंट फर्दर प्रोसीड करेगा आगे। जब आगे प्रोसीड करेंगे तो उसको रूल उसको ध्यान है कि अच्छा ओपन, ये ओपन होना चाहिए। तो ओपन करने के लिए स्टूडेंट ने एक कट यहाँ पे लगाया। यहाँ पे जब कट लगाएगा तो देखेगा कि अभी भी स्ट्रक्चर खुल तो गया है, लेकिन एक अगर मैं कट यहाँ पे भी लगा दूं तो बात बन जाएगी, मतलब फिर ये पूरा ही अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो उससे मेरे को पता चला कि अब ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन भी अब अलग हो गया है। तो उसको मैं फिर से अलग करके बना रहा हूं। बस आप देखते रहना, आपको सब समझ में आ जाएगा लास्ट तक। बस थोड़ी देर और सब कुछ समझ में आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट ये बहुत ही ईजी मेथड है। फिर उसके बाद स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि अच्छा अब मेरे को सिमिलरली मेरे को ये वाला पोर्शन, किसी तरीके से मैं ये पोर्शन और ये पोर्शन अलग कर लूँ, तो मैं ये वाला कट लगा दूं और ये वाला कट लगा दूं, तो मेरे ये दो पोर्शन भी अलग होके आ जाएंगे। राइट, तो ये पोर्शन भी अलग होके आ जाएंगे। मैं चलो आपको रेड पेन से इसको बना के दिखा देता हूँ। तो ये पोर्शन इस तरीके से अलग हो गया, और इसी तरीके से आपका फिर वो जो कोड़ने वाला पोर्शन है ये भी आपका ऐसे अलग होके आ गया। सो लेट अस गिव इट नंबर्स। दिस इज से 1, दिस इज से 2, दिस इज से 3 एंड दिस इज से 4। अब आपके पास ये 4 कोई स्ट्रक्चर खड़े हो गए, ठीक है। ये 4 स्ट्रक्चर्स क्या ये OSC वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? अब वही देखते हैं। चलो ओपन, क्या ये सब ओपन है? 1 देखा, यस इट इज ओपन, कहीं पे भी क्लोज लूप नहीं है। 2 पे आए, क्या ये ओपन है? यस, आपने बिल्कुल सही सोचा, बिल्कुल ओपन है, कहीं से भी क्लोज नहीं है। 3rd पे आए, 3rd भी ओपन है। 4th पे आए, ऑब्वियसली ओपन है, तो O सेटिस्फाई हो गया है। अब हम देखेंगे C क्या है? कैंटिलीवर्स।
क्या ये कैंटिलीवर है? ऑफ कोर्स दिख रहा है, ये भी कैंटिलीवर है, ये भी कैंटिलीवर है, ये भी कैंटिलीवर है, तो सी भी सेटिस्फाई हो गया है। अब देखते हैं स्टेबिलिटी। इस वाले स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं वाइब्रेशन दो, ऐसे 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 वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन पे। इसमें वाइब्रेशन दो, ऐसे ऐसे करके वाइब्रेशन दो तो वो भी वापस आ जाएगा। इसमें भी वाइब्रेशन दोगे तो वापस आ जाएगा, इसमें वाइब्रेशन दोगे ये भी वापस आ जाएगा अपनी पोजीशन पे। तो चारों स्टेबल भी हैं। 4 स्ट्रक्चर आपके बन गए हैं। अच्छा, एक कंडीशन मैंने ये भी बताई थी कि जो नंबर ऑफ कैंटिलीवर्स जो बनते हैं कट्स लगाने के बाद वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ सपोर्ट्स के। कितने कैंटिलीवर बन रहे हैं? 1 2 3 4। कितने सपोर्ट थे? 1 2 3 4। 4 सपोर्ट थे, 4 कैंटिलीवर बन रहे हैं, मतलब वो कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो और आपको क्या चाहिए? यही तो चाहिए था सिंपली। लेकिन आपको कोई एडिशनल रिएक्शन ऐड करना पड़ रहा है क्या स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए? नहीं करना पड़ रहा है। वो चलो ये मैं आपको एक नेक्स्ट सेपरेट प्रॉब्लम में समझाऊंगा। वो यहाँ पे पर आर की वैल्यू 0 है यहाँ पे, वो भी आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम के थ्रू। तो आपकी जो ds होएगी 3c माइनस आर, लेकिन r की वैल्यू यहाँ पे 0 है क्योंकि कुछ भी आपको अननेसेसरी रिएक्शन ऐड ही नहीं करना पड़ा है उसको स्टेबल बनाने के लिए। तो 3 इंटू सी आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू सी। सी मतलब नंबर ऑफ कट्स। अब कितने कट्स लगाए थे आपने देख लो यहाँ पे, कट्स कितने लगाए थे? 1 2 3 4 5 6 कट्स लगाए थे आपने। तो वो 6 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 3 इंटू 6 18 डिग्रीज। तो आपका सिंपली सॉल्व हो गया 18 डिग्रीज। अभी आपको लग रहा होगा ये मेथड बहुत बड़ा है, बट ये बहुत सिंपल मेथड है, आपको समझ में आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे इसकी। अब चलते हैं एक नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम, थोड़ी सी हाई लेवल है इससे, बट लेकिन वो बताना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि सवाल उससे ही बन सकता है। और चलो, तो लेट अस नाउ रेफर टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या बोलती है? सेम प्रॉब्लम मैं लूंगा लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ मैं एडिशनल ऐसा ऐड करने वाला हूं कि थोड़ा सा आप उसके लिए सोचने। ओके, सो दिस इज प्रॉब्लम 1 दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड द आंसर वाज 18 डिग्रीज, राइट? नाउ आई एम टेकिंग अप सेकंड प्रॉब्लम। ओके, सेकंड प्रॉब्लम इज quite similar to this problem. You can see same diagram, same frame, just I have changed the support conditions. Okay, so now let us solve this problem. How we will tackle this problem is, देखो मेन फॉर्मूला जो है, मेन फॉर्मूला वही है अभी भी। ds निकालनी है आपको, तो 3c माइनस r। जो r उस क्वेश्चन में 0 था, अब इसका रोल पिक्चर में आएगा, वो आपको समझ में आएगा कि कैसे यूज होता है r। तो वहां तक आपको सब समझ आ गया था कि हमने ऐसे करके कट लगाए थे, ये कट लगाए, ये कट लगाए, राइट? 6 नंबर ऑफ कट्स लग गए थे। तो उसके हिसाब से हमारी जो ds थी वो हो गई थी 3c माइनस आर इक्वल टू 3 इंटू नंबर ऑफ कट्स 6 थे, सेम चीज है, माइनस आर इक्वल टू 18 माइनस आर, है ना? यही आंसर होगा, जो भी आंसर होगा मतलब इस फॉर्म का तो होगा, ये तो कंफर्म है, 18 माइनस आर। सवाल ये है कि आर क्या है, वो हम देखते हैं कैसे होगा। देखो हमने उसको क्या किया था, हमने इसको कैंटिलीवर्स के अंदर एक तरह से डिवाइड किया था। इस तरीके से मैं बना के दिखा देता हूँ आपको फिर से फटाफट से। जैसे एक ये पार्ट था, जस्ट सेकंड, एक कैंटिलीवर हमारा ये था और एक कैंटिलीवर ये था और फोर्थ वाला जो हमारा कैंटिलीवर था वो ये था। लेकिन वो इस कंडीशन में जो फिक्स सपोर्ट थे वो फिक्स थे, राइट? लेकिन यहाँ पे ये फिक्स नहीं है। तो ये फिक्स मैंने जस्ट बना के दिखाया है, ये फिक्स नहीं है ताकि थोड़ा सा वहां से कंपैरिजन हो जाए। यहाँ पे अलग बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे ये फिक्स की बजाय फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं था तो ये कैंसिल कर रहा हूँ, फिक्स नहीं है, उसकी बजाय ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। यहाँ पे हमारे को दे रखा था रोलर, एज यू कैन सी हेयर। यहाँ पे हमको दे रखा है हिंज ऐसे, और यहाँ पे हमारा है गाइडेड रोलर। यहाँ पे हमारा गाइडेड रोलर है, फिक्स नहीं है। लास्ट प्रॉब्लम में फिक्स थे, वही कैंसिल करके मैंने दिखाया है कि यहाँ पे ये है ऐसे, ये रोलर दे रखा है, ये हिंज दे रखा है, गाइडेड रोलर दे रखा है। अब आपके दिमाग में फिर से सवाल आएगा कि हमें कंडीशन चेक करनी है OSC, है ना? OSC कंडीशन देखेंगे। OSC कंडीशन जब देखी, क्या ये ओपन है? देखते हैं, ये ओपन है जी हाँ, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, चारों ओपन है। तो मतलब ओपन वाली कैटेगरी कंप्लीट हो गई। फिर हम आए कैंटिलीवर्स पे,
क्या ये कैंटिलीवर है? यस। क्या ये कैंटिलीवर है? नहीं है। ये कैंटिलीवर है? नहीं। और ये भी कैंटिलीवर नहीं है, तो हाँ ये भी क्वेश्चन मार्क, ये नहीं हो रहा कंप्लीट। क्या ये स्टेबल है? देखते हैं, ये स्टेबल है? हाँ है, कैंटिलीवर भी है, इसको वाइब्रेशन दोगे तो ये वापस आ जाएगा। लेकिन 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 क्या ये स्टेबल है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, ये स्टेबल नहीं है। जब आप इस पे हल्की सी आप डिस्प्लेसमेंट दोगे तो ये भाग जाएगा आगे, ऐसे ऐसे करके ये रोटेट, ये मूव करने लगेगा, तो ये भी स्टेबल नहीं है। ये स्टेबल है, ये ऐसे स्टेबल है और ऐसे स्टेबल है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, लेकिन ये घूम जाएगा, ये रोटेट कर सकता है इजीली, तो ये भी स्टेबल नहीं है। और ये तो यहाँ पे तो गाइडेड रोलर है, ये ऐसे ऐसे भी मूव कर सकता है, और ये हाँ सिंपली ऐसे करके स्लाइड कर सकता है। तो हमको यहाँ पे एक तरह से फिक्स करना पड़ेगा इसको भी। तो अब जब हम इसको फिक्स करेंगे, देखो अब ये आर वाला रोल है, ये ध्यान से देखना पड़ा, ये आर अब पिक्चर में आएगा कि क्यों आ रहा है। ये जो आर है ये क्या है? आर का मैंने मीनिंग बताया था, नंबर ऑफ रिएक्शंस अननेसेसरीली एडेड टू मेक द स्टेबल कंडीशंस और टू अचीव द स्टेबिलिटी, राइट। जब मैंने इस कैंटिलीवर की बात करी, सॉरी इस सेगमेंट की बात करी, तो मैंने देखा कि ये ऐसे ऐसे मूव कर पा रहा है, राइट। क्योंकि ये ऐसे ऐसे मूव कर पा रहा है और ये क्या कहते हैं इसको, ये ऐसे रोटेट भी कर पा रहा है। सिर्फ रोलर क्योंकि एक ही रिएक्शन देता है ना, मतलब इसके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करने की और इसकी रोटेट करने की भी। तो हमें 2 रिएक्शन देने पड़ेंगे इधर। हमने मान लिया कि चलो ठीक है स्टेबल है, लेकिन हमने जो इमेजिनेशन करके हमने मन में माना है ना कि ये भी स्टेबल है मान लो, तो लेकिन ये हुआ ना कि हमें 2 रिएक्शन अननेसेसरीली ऐड करने पड़े उसको फिक्स करने के लिए। एक हमको इसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट फिक्स करनी पड़ी, एक हमें इसकी रोटेशन फिक्स करने के लिए एक मूवमेंट देनी पड़ी। तो 2 रिएक्शन कोई आ गए यहाँ पे एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने ऐड किया यहाँ पे क्या, एक मूवमेंट ऐड करी और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऐड किया टू फिक्स इट। तो इसलिए ये आपको हटाना पड़ेगा -2। फिर यहाँ पे हिंज, जब यहाँ पे हिंज की हमने बात करी तो हिंज में हमें इसकी रोटेशन को फिक्स करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमने एक मूवमेंट ऐड करी यहाँ पे, तो इसलिए एक रिएक्शन यहाँ पे माइनस करेंगे। और ये गाइडेड रोलर था, गाइडेड रोलर में ऐसे ऐसे ये मूव कर पा रहा है हॉरिजॉन्टली, तो उसी को रोकने के लिए, उसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है उसको रोकने के लिए हमें एक रिएक्शन यहाँ पे देना पड़ेगा, -1 हो जाएगा। तो ये वही चीज़ है, ये माइनस क्यों हो रहा है। देखो फिर से बताता हूँ, ये तो स्टेबल था, ये तो कैंटिलीवर भी था, अब देखो ये कैंटिलीवर था और स्टेबल भी था, ये लोग कैंटिलीवर नहीं थे और ये अनस्टेबल भी थे। तो इन तीनों को कैंटिलीवर बनाने के लिए और स्टेबल बनाने के लिए हमने ऐसा मन में कुछ इमेजिन कर लिया कि यहाँ पे ना, अच्छा मान लो कि चलो ये कैंटिलीवर ही है, लेकिन इस चीज को, रोलर सपोर्ट को आपको फिक्स सपोर्ट बनाने के लिए कोई 2 रिएक्शन फिक्स करने पड़ेंगे ना, 2 फिक्सिसिटी देनी पड़ेंगी। हिंज नहीं तो ये ऐसे है, ये रोलर है, ये रोलर आगे चला जाएगा हॉरिजॉन्टली और ये रोलर रोटेट भी कर जाएगा। तो उसको रोकने के लिए आपने एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन दिया होगा और एक आपने इसको मूवमेंट दी होगी ताकि रोटेट ना कर पाए। तो इसलिए कोई 2 आपने मन में इमेजिन कर लिया कि अच्छा ये यहाँ पे लग रहे थे, ठीक है। ऐसे ही हिंज पे आपने मान लिया कि एक मूवमेंट रिएक्शन भी लग रहा है, इसलिए फिर ये इसको मान लिया कि फिक्स्ड है और हमने इसको बोल दिया कि कैंटिलीवर बन गया है। तो लेकिन ये क्योंकि आपने मानना है तो इसलिए आपको हटाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे आपने मान लिया कि एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट थी, तो उसको हमने फिक्स कर दिया है और फिर इसको हमने फिक्स सपोर्ट बना दिया फिक्स करके। तो जब फिक्स सपोर्ट बन गया, लेकिन ये तो आपने माना है ना फिर से कि एक रिएक्शन आपने फिक्सिसिटी दी है तो अननेसेसरीली ऐड करा है, तो इसलिए ये भी आपको माइनस करना पड़ेगा। आई थिंक इस टॉपिक से रिलेटेड इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन या एलैबोरेशन आपको कोई नहीं बताएगा, ये मेरी गारंटी है। और कहीं आप इसको नहीं समझ पाओगे बुक से भी, तो इसलिए इसको फिर से थोड़ा सा आप वीडियो चाहे रिकॉल करके देख लो ना, फिर से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन सब कुछ ये कंफर्म। तो देखो 3C minus R, 3 into number of cuts minus number of reactions unnecessarily added to make them stable cantilevers। कैंटिलीवर बनाने के लिए या फिर स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए जो एडिशनल रिएक्शन आपको ऐड करना पड़ रहा है वो R होता है। यहाँ पे आपको इसको फिक्स करने के लिए 2 एडिशनल रिएक्शन आपको ऐड करने पड़े, इसलिए ये आपको ये हटाने पड़ेंगे, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इसको फिक्स करने के लिए एक मूवमेंट ऐड करनी पड़ी, यहाँ पे इसको फिक्स करने के लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऐड करना पड़ा, क्योंकि आपने मन ही मन में सोच लिया था कि अच्छा ये भी यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि तभी तो ये स्टेबल हुआ ना। तो जो आपने सोचा है, इमेजिन किया है, वही सोचा हुआ माइनस भी तो करना पड़ेगा ना, तो वही चीज़ है। तो इसलिए जो इस क्वेश्चन में DS आएगी वो हो जाएगी 3C minus R इक्वल टू 18 minus R इक्वल टू 18 minus 2 ये वाला -1 ये वाला
-1 ये वाला, ये 2 ए पे, ये 1 बी पे और ये 1 सी पे, इस तरीके से माइनस कर देंगे। तो 18 - 4 दैट इज 14 डिग्रीज इज द करेक्ट आंसर। ये इस तरह से सॉल्व होता है। तो इस टॉपिक में अगर स्टिल आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है आर को, तो आप इसको फिर से वीडियो को बार बार देखना, रिकॉल करके सब समझ में आ जाएगा। तो अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं, तो उससे भी आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई इसमें हो जाएगा कंसेप्ट। अब वाली जो प्रॉब्लम होने वाली है, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी और एक इससे हाई लेवल की है, क्योंकि इसमें मैं इंटरनल हिंज भी इन्वॉल्व करने वाला हूँ। सो लेट अस स्टार्ट, जस्ट अ सेकेंड। ये बहुत ही एक अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है, गेट में अभी तक नहीं पूछी गई है, बट चांसेस ये हैं कि फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम भी गेट पूछ सकता है, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। प्रॉब्लम 3 राइट, ओके। अभी भी मैं सिमिलर प्रॉब्लम लूँगा, ठीक है। मैं फर्स्ट वाली ही प्रॉब्लम लेके चल रहा हूँ बार बार, उसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस को मॉडिफाई कर रहा हूँ। अब फिर से मैंने फर्स्ट वाली प्रॉब्लम ले ली है, ठीक है। ये लो, फर्स्ट वाली प्रॉब्लम है और एंड भी मैं फिक्स ही रख रहा हूँ अभी भी। ये सेकंड वाले की तरह एंड इसके नहीं बदल रहा, फर्स्ट की तरह रख रहा हूँ, ताकि क्योंकि कंसेप्ट आपको मालूम चल गया ना। जो कंसेप्ट मेरे को यहाँ पे बताना है वो मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ। देखो इस तरीके से हमारा बन गया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बना दिया एज इट इज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना था, लेकिन इस प्रॉब्लम में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक हिंज दे दी, मैंने यहाँ पे एक हिंज दे दी और यहाँ पे मैंने एक और हिंज दे दी। इसको मैं बोल दिया डी, इसको मैंने बोल दिया ई, इसको मैंने बोल दिया एफ। ओके, डी ई और एफ पे इंटरनल हिंजेस प्रेजेंट है। अब आप मेरे को इसकी डी एस बता दो, ये मेरे से पूछ रहा है। ओके जी, हो जाएगा। अब अगेन सबसे पहला दिमाग में कंसेप्ट आएगा कि पहले तो कट देखो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। अभी भी कट तो वही रहेंगे, देखो 3 × 6 18। तो आंसर आपका होना चाहिए 18 माइनस आर। अब इसमें आर क्या है, अब आपको लगेगा कि ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो जब हम इसको बनाएंगे ना, अब इसकी हम इसको अलग से बनाते हैं, ठीक है, अलग अलग पोर्शन को, जैसे हम हमेशा करते हैं। देखो इस पोर्शन को जब मैं बनाऊंगा अलग से, तो ये आपको नहीं लगता ये कुछ ऐसा बनेगा, और ये वाला जो पोर्शन बनेगा ये कुछ इस तरीके का बनेगा, राइट। और इस सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन है ये तो कुछ भी ऐसे बन जाएगा, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है इसमें ऐसे करके ये हिंज यहाँ पे बनेगी। ध्यान से देखो, सब समझ में आ जाएगा क्या बनाया है। इन्हीं 4 सेगमेंट्स को मैंने अलग किया और कुछ नहीं किया। देखो ये वाली सेगमेंट, ये वाली सेगमेंट, ये वाली और ये वाली, उन 4 सेगमेंट्स को अलग करके मैंने यहाँ पे बनाया। जब आपने देखा इसको, यहाँ पे पॉइंट है डी, राइट, यहाँ पे ये पॉइंट था ई और ये पॉइंट था एफ, isn't it? So डी पॉइंट पे अब ये जो मेंबर है, अब इसको मैं फिर से वही चेक करूंगा, ओ एस सी ओपन है सबके सब, हाँ ओपन है। कैंटिलीवर है सबके सब, हाँ कैंटिलीवर भी है, दिख रहा है। लेकिन क्या ये स्टेबल है भाई? थर्ड वाला तो स्टेबल दिख रहा है मेरे को, बाकी 3 स्टेबल नहीं दिख रहे मेरे को। हाँ आपको भी डाउट आ रहा होगा ये बाकी 3 स्टेबल क्यों नहीं है, वही देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इंटरनल हिंज। ये एक रोटेशन हो रही है एक तरह से, मतलब एक बस एक हिंज लगा दी यहाँ पे। ये मेंबर है ना, ये वाला, ये मेंबर ऐसे 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 टिल्ट कर सकता है, मतलब इजीली कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे नीचे गिर जाएगा, तो मतलब इसको छोड़ दो। अगर ये वाले हैं, ये मेंबर भी ऐसे लटक जाएगा नीचे, ये मेंबर भी ऐसे चला जाएगा, और ये एफ पे है, ये भी ऐसे ऐसे स्लाइड कर देगा, ठीक है, इसीलिए स्टेबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी फिक्स करना पड़ेगा वही जो, और मान लो कि जो फिक्स कर रहे हो फिर उसी फिक्सिसिटी को माइनस भी करना पड़ेगा आर के रूप में। वही कंसेप्ट है फिर से, तो वही फिर से बता रहा हूँ। देखो बस यहाँ पे एक देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि ये जो डी है इसको फिक्स करोगे कैसे। ये कहीं नहीं पता चलेगा आपको किसी बुक में, ये आपको मैं बताता हूँ। देखो लेट अस सपोज मैं इस डी पॉइंट को ना थोड़ा सा और
इसको पूरा ओपन अप करके मैं आपको थोड़ा सा जूम इन व्यू इसके ऊपर मैं दे रहा हूँ एक, राइट। देखो ये जो पॉइंट डी है, इसको अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, आप एक बार देख लो तो आपको बेटर समझ में आएगा। देखो ये मेरा स्टार्ट कर दिया मैंने बनाना, इस तरीके से कुछ था, ये वही चीज़ है और कुछ नहीं है। और देखो ये नीचे ऐसे था, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट था। प्रैक्टिकल सिचुएशन में देखें तो फिक्स सपोर्ट कुछ नहीं होता, ये एक दीवार की तरह होता है सिंपली, उसके अंदर तक एक मेंबर जाता है तो उससे इसको एम्बेडमेंट मिल जाती है। और यहाँ पे ऐसे करके ये वाला मेंबर है जो डी से निकल रहा है, ये आपकी हिंज है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपकी हिंज थी। ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, समझना बहुत अच्छा है आपके लिए, समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। देखो फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं, आप एक एज्यूम कर लो, एक गजेट प्लेट लगा दी हमने यहाँ पे, जैसे हम स्टील डिज़ाइन में पढ़ते हैं ना, ये एक गजेट प्लेट लगा दी। ये है क्या, डी। एक गजेट प्लेट मैंने यहाँ पे लगाई है, हमें फिक्स करनी है इसकी रोटेशंस हिंज के ऊपर, डी के ऊपर। ये भी ऐसे झूल रहा है, ये भी ऐसे झूल रहा है, इनको झूलने से ही हमको रोकना है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इनको झूलने से ही हमको रोकना है। उसके लिए इस गजेट प्लेट ने इसको कुछ मूवमेंट दी, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो लेट अस सपोज इसको रिस्ट्रिक्ट करवा दिया ऐसे, कोई भी मूवमेंट है, मान लो लेट अस सपोज 5 यूनिट्स की मूवमेंट है, यहाँ पे कोई मूवमेंट इस तरीके से गजेट प्लेट ने दी, मान लो 10 यूनिट्स, कुछ भी एक मूवमेंट दे दी। लेकिन जो थर्ड वाली मूवमेंट है यहाँ पे, ये तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी ना सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। ये क्या होगी, 5 + 10 = 15। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज है, एग्जाम में ये सब नहीं करना है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। तो 5 + 10 15 यूनिट्स, ये 15 यूनिट्स है ये, लेकिन ये अननोन नहीं है, ये नोन है, क्योंकि ये इन्हीं दोनों से तो आई है, इन दोनों का सम करके। तो आपने एक तरह से कितना ऐड किया, 2 मूवमेंट ऐड करी ना इस पे, ये अननोन नहीं है, ये नोन है, ये इन दोनों का सम से आई है। आपने सिर्फ 2 मूवमेंट ऐड करी है यहाँ पे, और वही 2 मूवमेंट आपको एज अ आर की वैल्यू जो आ रही है ना, उस आर में ऐड हो जाएगी और ये माइनस करना पड़ेगा। इसको फिक्स करने के लिए मतलब इस तरीके से फिक्स हो रहा है। तो ये तो हो गया प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे फिक्सिसिटी आ रही है। अच्छा, एग्जाम में याद रखने के लिए आप सिंपली ऐसे देख सकते हो, पॉइंट डी है, इस पे हिंज है, कितने मेंबर मिल रहे हैं, 1 2 3 मेंबर मिल रहे हैं। तो फिक्स करने के लिए कितना देना पड़ रहा है आपको, 2 देना पड़ रहा है ना। तो नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग -1, उसके हिसाब से आप आर की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो। जस्ट एक एग्जाम की ट्रिक बता रहा हूँ। देखो दो मूवमेंट देनी पड़ी, 5 और 10 वाली, एग्जाम्पल के तौर पे बताया फिक्स करने के लिए। तो आर की वैल्यू एक तरह से यहाँ पे 2 होनी चाहिए एट डी। एग्जाम के लिए याद रखने के लिए कैसे करो, आर = नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग एट द हिंज। हिंज पे कितने मेंबर्स मिल रहे हैं, -1, एक माइनस कर दो, दिख भी तो रहा है भाई, 3 मेंबर मिल रहे हैं, -1 करा 2 ही उससे आ रहा है यार। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, = 3 - 1 = 2। इस तरीके से ये 2 आपका आ जाएगा, राइट। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता दिया, थ्योरेटिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता दिया। अब आपको आर समझ में आ गया डी पे। सिमिलरली अब मैं इसका बना के नहीं दिखाऊंगा अलग से, सिमिलरली आप ई का भी बता सकते हो। ई का प्रैक्टिकल बना सकते हो, चाहे तो बनाना है गजर प्लेट लगा के देख लो। वैसे एग्जाम के लिए जल्दी करना है सॉल्व, तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 मेंबर मिल रहे हैं, तो आर एट ई कितना हो जाएगा, 4 - 1 दैट इज 3, है ना। और एफ पे देखो, एफ पे 2 मेंबर मिल रहे हैं, तो आर की वैल्यू एट एफ कितनी हो जाएगी, 2 - 1 दैट इज 1। ये भी समझ में आ रहा है आपको। तो सब तो निकल गए हमारे पास। अब ये सब क्या हो गए, फिक्स भी हो गए, स्टेबल भी हो गए हैं, ओपन भी हैं, कैंटिलीवर्स भी हैं, हर कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। और मोर ओवर 4 कट्स, 4 सपोर्ट थे, तो इसलिए 4 कैंटिलीवर भी मिल रहे हैं, हर चीज़ तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो यही तो हमको चाहिए था। तो सिंपली अब हम इसके निकाल देंगे डीएस, और डीएस क्या होगी इसकी, और प्रैक्टिकल अप्रोच वो आपको मालूम चल गई है। इतने अच्छे तरीके से मैंने बताया, गजर प्लेट जो बना के दिखाया कि इस तरीके से फिक्सिसिटी आती है फील्ड में अगर हमको देना होता है तो 3C - R मतलब अगेन वही 18 - R मतलब 18 - R। R कितना है, सारा R जोड़ दो, R जो 2 वाला था D पे, और E पे हमारा कितना था R 3, और F पे 1 है।
ये 2 किस पे है, डी पे, 3 किस पे है, ई पे, और 1 किस पे है, एफ पे। जोड़ के सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, जो भी आंसर आ रहा है 3 4 5 6, 18 माइनस 6 12 डिग्रीज। ये आपकी DSI हो गई। देख लो एक बार आप, 12 डिग्रीज। अब इससे सिंपल अप्रोच एग्जाम के लिए 3m + r - 3j भी लगा सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो सिंपली ये मैंने आपको मेथड बताया। अब एक मैं फाइनल प्रॉब्लम लेने वाला हूँ। इस फाइनल प्रॉब्लम में मैं क्या बताऊंगा, उसमें मैं आपको 3m + r - 3j से भी करके दिखाऊंगा और इस वाले मेथड से भी बताऊंगा। फिर आपको जैसा सही लगे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा यूज़ करना है मेथड। इस प्रॉब्लम में मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो फाइनल प्रॉब्लम हमारे लेक्चर की, यू कैन से सेकंड लास्ट प्रॉब्लम, बिकॉज एक और प्रॉब्लम है मैं आपसे। सो लेट अस नाउ डिस्कस द प्रॉब्लम नंबर 3। हेयर लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। ओके, यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी हमको DS निकालना है, डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटर्मिनेसी ही निकालनी है। लेकिन इस प्रॉब्लम में स्पेशल बात यह है कि मैं आपको 2 मेथड से करके बताऊंगा। एक तो वही जो भी हमने डिस्कस करा है, कट एंड लूप, और एक सिंपल जो हमारा फॉर्मूला बेस्ड होता है, जो सबको रटा हुआ होता है, 3m + r - 3j। लेकिन 3m + r - 3j लगाने के बाद भी लोग इसमें गलत करेंगे, क्योंकि वो सारे कंसेप्ट पिक्चर पीछे की पूरी क्लियर नहीं होती सबको। तो वो मैं आपको इसमें सारा क्लियर करने वाला हूँ, और जो एक लिंक होता है दोनों मेथड्स के बीच में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले वही कट एंड लूप मेथड। कट एंड लूप मेथड हमारा क्या बोलता है कि जो DS होनी चाहिए वो 3c - r होनी चाहिए। हमको ये पता है कि जो कट्स होते हैं इस तरीके से लगाने चाहिए कि उसके बाद O होना चाहिए, S होना चाहिए, C होना चाहिए, ओपन स्टेबल कैंटिलीवर ये बनना चाहिए, ये हमको मालूम है। और एक और बात हमको पता थी यहाँ पे कि ओपन स्टेबल कैंटिलीवर्स के साथ साथ जब जो नंबर ऑफ कैंटिलीवर्स बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि जितने नंबर ऑफ सपोर्ट्स होते हैं तो उतने ही कैंटिलीवर मिलेंगे। मतलब कट हमें ऐसे लगाने हैं कि अगर 2 सपोर्ट हैं तो कैंटिलीवर भी हमें 2 मिलने चाहिए आफ्टर कटिंग। सो बच्चे के दिमाग में अब ये आएगा कि हम कट, अच्छा सबसे पहले तो दिमाग में आएगा कि एक कट हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है लगा दो। बट जब ये कट हमने लगाया तो ठीक है, अभी भी हमें 2 कैंटिलीवर तो मिल गए हैं, वो कंडीशन फुलफिल हो गई है, 2 सपोर्ट हैं 2 कैंटिलीवर हैं। बट लेकिन जब ये मिलेंगे आप इतना पोर्शन देखोगे, और जब आप इतना पोर्शन देखोगे तो क्या ये स्टेबल हैं? स्टेबल हैं। कैंटिलीवर हैं? कैंटिलीवर हैं। लेकिन क्या वो ओपन होंगे? ओपन नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे AB और ये जो भी मान लो इस पॉइंट को कुछ भी, AB ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, ये 2 ट्राइंगल इसमें क्लोज लूप बचेंगे, राइट। और मैंने बताया था कि ओपन होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम मैं टेकअप कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, फर्स्ट के कट हमने यहाँ लगा दिया, तो इसको खोलने के लिए अब एक कट यहाँ भी लगा देंगे, एक कट यहाँ भी लगा देंगे। अब देखते हैं सिचुएशन क्या बन गई है। अब कुछ लग रहा है कि हाँ सही कर रहा हूँ, शायद ऐसा लग रहा है मुझे, अभी मेरे को पता नहीं है, मैं देखता हूँ आगे चल के। मुझे कुछ नहीं पता है अभी क्या हुआ है क्या नहीं है। मेरा काम इतना है कि कट लगाने के बाद मैं इसको अलग अलग पीस वाइज बना के देखूंगा। पीस वाइज बनाने के बाद मैं देखूंगा क्या ये OSC वाली कंडीशन सब कुछ मतलब सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी मुझे कुछ नहीं पता है, तो मैं अलग अलग अभी इसको बना रहा हूँ। 2 कैंटिलीवर बनने चाहिए, मैं बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपली मैं 2 कैंटिलीवर अपने बना रहा हूँ जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। देखो मैंने A बनाया, मैंने यहाँ पे B बनाया, ये कुछ मेरा ऐसे है, ऐसे कट था, ऐसे कट था, राइट। एक मेरी चीज़ ये बन गई। दूसरी चीज़ मेरी जो बनेगी वो ऐसे कुछ बनेगी चीज़, मतलब ये स्ट्रक्चर जो है हमारा इस तरीके से बनेगा। ये वही सेक्शन है, रेड वाला ही दिखा रहा हूँ, इसमें कलर खाली थोड़ा सा आप समझ लेना। C और ये D, सॉरी ये खुल चुका है ना, ओपन हो चुका है, तो ये ऐसे है, इतना है, इस तरह से ओपन अप है, आप समझ जाना है, उसकी तरह है, जैसा ये है ऐसा ही इधर ये भी होगा, बाई चांस ये बन गया ऐसे। देखो क्योंकि अब ये ओपन हो चुका है, राइट। अब मैंने देखा ओपन हो गया, ओ हो गया, स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है, क्योंकि आप इसको नहीं है स्टेबल, यही तो देखा, यही समझना है आपको। यहाँ से आपको लग रहा है स्टेबल है, लेकिन ये जो मेंबर हैं ये तो हिंज के अबाउट ऐसे, ये तो गिर जाएगा ऐसे, ये है ये गिर जाएगा ऐसे अपने वेट से, ये है ये इधर गिर जाएगा, ये है ये इधर गिर जाएगा नीचे, फॉल कर गया ना।
भाई ओपन करने के बाद हमारा कंडीशन ये होती है कि कोई भी एक तो पहली बात क्लोज लूप नहीं होना चाहिए, और जब ओपन कर दो तो नो पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर शुड फॉल ऑन द ग्राउंड, या ग्राउंड पे नहीं, मतलब हिलना ही नहीं चाहिए, सिंपल सी बात है, स्टेबल होना चाहिए। तो इसको अगर बाय चांस हमको क्या करना पड़ेगा, अब आपके दिमाग में सिंपल सी बात आ रही होगी, इसको पहले तो स्टेबल बनाना पड़ेगा, फिर जो स्टेबल बनाने के लिए हम इमेजिनरी रिएक्शन मन में ऐड करेंगे उसी को आर के रूप में माइनस भी करेंगे, है ना, आर के रूप में माइनस करेंगे जो अननेसेसरी हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे स्टेबल बनाने के लिए हम अननेसेसरी क्या ऐड कर रहे हैं, हम अननेसेसरी ऐड कर रहे हैं एक मूवमेंट, ठीक है, तो -1 एट ए। यहाँ पे स्टेबल बनाने के लिए किसी भी डायरेक्शन में मान लो, बस सिंपल आपको पता चल रहा है ना कि स्टेबल बनाने के लिए एक मूवमेंट देनी पड़ेगी, तो -1 एक बी पे हो जाएगा। अब इस वाले सी को, इसको स्टेबल बनाने के लिए एक मूवमेंट में यहाँ पे ऐड करूंगा तो -1। इस चीज को स्टेबल बनाने के लिए एक मूवमेंट में, कैसे भी आप देख लो, जैसे भी आपको स्टेबल बनाना हो, भाई अगर ऐसे गिरेगा तो मूवमेंट ऐसे ही तो देनी पड़ेगी ना, तो इसलिए मैं माइनस। और मूवमेंट कैसे देते हैं वो मैंने गजर प्लेट का पूरा मैकेनिज्म आपको पीछे बता ही दिया पिछले वाली प्रॉब्लम में, वो 10 एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी, तो आपको ऐसे मैं बता रहा हूँ कि मूवमेंट ऐसे बस आ जाएगी है, तो -1। अब हमें आंसर चाहिए फाइनल, तो फाइनल आंसर हमारा क्या होएगा, ds इज इक्वल टू 3c माइनस आर, राइट। तो 3 इंटू सी कितने थे, नंबर ऑफ कट्स 3, भाई नंबर ऑफ कट्स 3 तो हैं, 1 2 3, 3 तो कट लगाए हैं, तो 3 इंटू 3 माइनस रिएक्शन कितना है, -1 + 1 + 1 + 1, बताता हूँ, मतलब बताना भी क्या ही है, अब तो आपको पता ही है। खैर 1 ए पे फिक्स करा है जो, 1 बी पे फिक्स करा है जो, 1 सी पे फिक्स करिए जो, और ये 1 डी पे। ये मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ हल्का सा भी डाउट ना रह जाए कि ये कहाँ से आ रहे हैं। ये डी पे है, ये बता, इसका मतलब ये है कि ये वाला 1 डी वाला है, ये वाला 1 सी वाला है, ये बी वाला है, ए वाला है, इस तरह से ये डी वाला है, जो डी पे फिक्स करिए मूवमेंट, ये वही 1 है, ये दिखा रखा है सिंपल। तो आंसर हमारा आ जाएगा 3 3 9, 9 -1 2 3 4, 9 - 4 इज नथिंग बट 5 डिग्रीज। सो यही हमारा आंसर होगा, 5 डिग्रीज। अब इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे दूसरे नज़रिए से। दूसरा नज़रिया क्या है, दूसरा नज़रिया सिंपल ये है, ds जो होता है, वेट लेट मी चेंज द इंक, यस, 3m + r - 3j प्लस एक्स्ट्रा इक्वेशंस ड्यू टू रिलीज, ये होता है रिलीजेस, ये सबको याद होता है, सबको रटा होता है फॉर्मूला क्या है क्या नहीं। अब लेकिन अच्छा, अब मैं आपको इसी फॉर्मूले से निकालूंगा इसका आंसर, 100% गलत होएगा, अगर नॉर्मल मिस्टेक मैं अभी वो कर दूं तो सब करते हैं। 3m सबके दिमाग में अब आएगा 3 इंटू m। अच्छा, नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट कर लेंगे सब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेंबर सबने गिन लिए। लेकिन क्या ये 9 मेंबर्स सबके अंदर फोर्सेस 3 आ रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं है, बताता हूँ, देखो फिर से बताता हूँ, 9 मेंबर्स तो भी आपको सबको समझ आ ही जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 2 ब्रेसिंग्स, 8 9 ब्रेसिंग्स। भाई ब्रेसिंग्स क्या होती है, जैसे टीथ में होती है ब्रेसिंग देते हैं, सपोर्ट होती है, ब्रेसिंग एक सपोर्ट होती है और कुछ नहीं होता, सपोर्ट कर रखा है इस मेंबर्स को बस इसने। तो ये 9 मेंबर्स हैं, लेकिन इसमें से ये जो बाहर वाले मेंबर हैं भाई 3 फोर्सेस, एक मिनट मैं आपको फिर से इसको डिटेल में बताता हूँ। ये जो ये आया कैसे फॉर्मूला, 3m + r होता क्या है, ये आपके अननोन्स होते हैं, 3j + एक्स्ट्रा होता क्या है, ये आपकी इक्वेशंस होती हैं। ये तो मतलब क्या हुआ इसका, अननोन्स माइनस इक्वेशंस, अननोन्स माइनस इक्वेशंस, बेसिक डेफिनेशन इज इक्वल टू बेसिक डेफिनेशन। ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस बेसिक डेफिनेशन है। कैसे आता है देखो, 3 इंटू m, 3 क्या है, ये 3 होता है वही आपके जो 3 फोर्सेज आपको पता ही है, एक्सियल शियर बेंडिंग 3 फोर्सेज होते हैं मेंबर के अंदर, और m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, r है नंबर ऑफ रिएक्शंस माइनस, ठीक है। तो ये टोटल ओवरऑल कितना क्या दे दिया इसने, हम 3m + r, ये टोटल हमारे अननोन फोर्सेज, चाहे बीट मेंबर फोर्सेज बीट एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस, सारा अननोन इसमें आ गया, माइनस 3j। एक जॉइंट पे कितनी इक्वेशन है, ट्रस की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना, ये ट्रस में 2j हो जाता है, क्योंकि ट्रस में एक जॉइंट पे 2 इक्वेशन होती हैं, सिग्मा m 0 हो जाती है, वहाँ पे यूजलेस होती है 0 = 0। तो ट्रस की बात नहीं हो रही, 3j नॉर्मल फ्रेम की बात हो रही है। तो 3j एक जॉइंट पे 3 इक्वेशन होती हैं, सिग्मा x 0, सिग्मा y 0, सिग्मा m 0। तो वही 3 इक्वेशन मैं दिखा रहा हूँ 3j के हिसाब से।
3, वही 3 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ इक्वेशंस एट वन जॉइंट इनटू जे इनटू नंबर ऑफ जॉइंट्स प्लस एक्स्ट्रा इक्वेशन ड्यू टू रिलीजेस। हिंजेस के कारण कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशन आती है जो कि हमको पता है, नंबर ऑफ मेंबर्स मीटिंग -1 वो आती है। अब वही चीज़ हिंजेस के कारण, लेकिन एक सबसे पहली बात तो ये जाननी है कि हिंज कभी भी एक्स्ट्रा इक्वेशन नहीं देगी अगर वो किसी एक्सियल मेंबर के साथ कनेक्टेड है, जो कि इस क्वेश्चन में है। हमको लगेगा कि यहाँ तो 4 हिंजेस हैं तो नंबर ऑफ इक्वेशन हमको मिल जानी चाहिए, जैसे 1 2 3 मेंबर मिल रहे हैं तो 3 - 1 2 इक्वेशन यहाँ मिलेंगी, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, ऐसा लगेगा। वो नहीं मिलता है क्योंकि ये चारों हिंजेस जो हैं ये एक एक्सियल मेंबर के साथ कनेक्टेड है। ये जो ब्रेसिंग होती है एक्सियल मेंबर होता है, इसको आप लिंक भी बोल सकते हो, दीज आर लिंक्स। सो ये हमारे एक्सियल मेंबर्स हैं और इन एक्सियल मेंबर्स में सिर्फ एक ही फोर्स आता है, ऐसे सिर्फ एक्सिस के अलोंग, नाम में लिखा है एक्सिस तो एक्सियल फोर्स आएगा इसके अंदर, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ एक्सियल फोर्स आ रहा है। तो हाँ हिंज में इसलिए एक्स्ट्रा इक्वेशन इसमें नहीं आएगी, वही मेन याद रखना है। फिर बचा 3m प्लस आर। आप अगर यहाँ पे 3m को 3 × m मेंबर अगर आप पूरे के पूरे 9 ले लोगे ना 3 × n, तो आप ये बोल रहे हो कि हर मेंबर में 3 फोर्स आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 7 मेंबर्स जो बाहर वाले हैं ना उनमें सिर्फ 3 फोर्सेज हैं, लेकिन ये जो 2 मेंबर हैं ए बी और सी डी, ये मैंने फिर से बताया एक्सियल मेंबर हैं तो इनमें तो एक ही फोर्स आ रहा है ना। तो वो 3m प्लस आर वाला फॉर्मूला ही मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। देखो 3 × m मैं क्या लिखूंगा, 3m प्लस 1m, मैं ऐसे लिखूंगा इसको। आप आई होप समझ आ जाएगा, नहीं तो बताता हूँ अभी। माइनस 3j प्लस एक्स्ट्राज 3 × नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब सारे मेंबर्स ए बी और सी डी को छोड़ के, प्लस 1 मतलब क्योंकि ये वो मेंबर्स हैं ए बी और सी डी वाले, क्योंकि ये 2 मेंबर ऐसे हैं इसमें सिर्फ एक ही फोर्स आ रहा है, समझे, मतलब इसीलिए × 1 करा है। बाकी × 3 वो क्योंकि उन सब मेंबर्स में 3 फोर्स थे, इसलिए 3m का एनालिसिस अलग से करा और इन मेंबर्स का एनालिसिस अलग से करा, 2 मेंबर्स का। तो 1 × m प्लस रिएक्शन, तो 6 रिएक्शन हो गए, माइनस 3j प्लस एक्स्ट्रा, वो सब चलेगा ही। एक्स्ट्रा यहाँ पे 0 होगी क्योंकि हिंज हमारी एक्सियल मेंबर के साथ कनेक्टेड है तो इसलिए 0 एक भी इक्वेशन नहीं देगी। तो 3m 3 × m क्या है हमारा 7, मैं 9 इसलिए ले रहा क्योंकि वो 2 मेंबर्स को सेपरेटली डील कर रहा हूँ, इन 2 मेंबर्स को सेपरेटली डील कर रहा हूँ, तो इसलिए 3 × 7 प्लस 1 × 2। ये 7 मेंबर्स हैं, ये वाले बताता हूँ, ये 7 मेंबर्स हैं, ये बाहर वाले जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेंबर्स हैं। 3 × 7 प्लस 1 × 2, मतलब 1 × 2 ये वो लिंक वाले ए बी और सी डी, ये वो मेंबर्स हैं, ठीक है, प्लस आर। अब जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं पेपर में, 3 × m करते हैं तो 3 × 9 बस ये ले लेंगे और 1m ये सब हटा देंगे, 3 × 9 कर देंगे, फिर बोलते हैं कि पेपर बहुत इजी था, जबकि ऐसा वो गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो इसलिए फॉर्मूला भी मॉडिफाई करना होता है क्योंकि उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट होता है कि फॉर्मूला कैसे बना है। तो 3m प्लस 1m कैसे हुआ है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको फिर से बताया अब यहाँ पे। तो 3 × 7 प्लस 1 × 2 प्लस रिएक्शन कितने हैं भाई, 2 फिक्स सपोर्ट हैं, 3 3 6 रिएक्शन हो गए। ये बेसिक बातें आ गई हैं अब जो सबको पता होती हैं। 3 7 प्लस 1 × 2 प्लस 6 माइनस 3 × नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। भाई नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ज्वाइंट है, राइट। व्हेन यू विल सॉल्व इट तो 7 से 21 29 माइनस 24, आंसर विल बी 5 डिग्रीज। और आपको नहीं लगता ये आंसर आपने कहीं देखा है, हाँ ये आपने आंसर ऊपर देखा है तो सेम आंसर आ गया। तो यही मेरे को आपको लिंक बताना था दोनों में कि दोनों से ऐसे सेम आंसर आ जाता है। और फॉर्मूला यहाँ पे मॉडिफाई कैसे होता है 3m प्लस आर माइनस 3j का, और इसमें भी कट एंड लूप लगा रहे हो तो कैसे लग रहा है, आंसर दोनों से 5 आ रहा है, अब चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा मेथड आसान लगता है। इसको भी ये ऐसी प्रॉब्लम थी क्योंकि अगर इसमें आप 3m प्लस आर वाला मेथड लगाओगे तो उसमें भी गलती के चांसेस है, क्यों, क्योंकि 3 × 9 कर दोगे, वो 1 × 2 का अलग से कंसेप्ट नहीं लगा पाओगे, एकदम नहीं समझ में आएगा। कट एंड लूप वाला उसमें तो गलती होने के चांसेस वैसे ही बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे अब दिमाग में नहीं आएगा अचानक से कि यहाँ पे कट भी लगाना है, यहाँ पे भी कट लगाना है, राइट। और यहाँ पे मूवमेंट
कितनी आएगी, और यहाँ मतलब यहाँ पे फिक्सिटी कैसे देनी है, यहाँ फिक्स कैसे करना है, यहाँ फिक्स कैसे करना है, ये सब चीज़ें। और ये सारी चीज़ें लेकिन आ सकती हैं, आपको समझ आ जाएंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है और थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो पेशेंस एंड प्रैक्टिस आपको बिल्कुल परफेक्ट बना देगी इस स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, क्योंकि स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऐसी चीज़ होती है कि इसमें जब तक आपको स्ट्रक्चर की पूरी प्रैक्टिकल फील नहीं है कि कैसे स्ट्रक्चर बिहेव कर रहा है, कैसे मूवमेंट लग रही है, क्या शियर है, क्या बेंडिंग है, क्या एक्सियल फोर्स है, क्या ट्विस्टिंग है, हर चीज़ की आपको डिटेल होनी चाहिए, हर चीज़ का थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, थोड़ा सा आपको सोचना होता है, तो मतलब प्रैक्टिकल एक माइंड में इमेजिनेशन होनी चाहिए भाई। किस सिंपल सी बात है, 3c माइनस आर मैंने आपको बताया, तो आर क्यों माइनस कर रहे हो भाई, ऐसे तो माइनस नहीं कर रहे ना, कुछ सोच समझ के आया होगा, क्योंकि आपने उसको स्टेबल बना दिया था, तो वो इमेजिनरी फिक्सिटी आई थी, वो इमेजिनरी फिक्सिटी आई, तो इसीलिए उसको आपने इमेजिनरी चीज को जो बना लिया अपनी मर्जी से, कुछ अपना वर्ल्ड एक ख्याली वर्ल्ड, उसको माइनस भी तो करोगे ना उसी इमेजिनरी फिक्सिटी को, तो वही आ रहे हैं, उसको वर्ड्स में लिख देते हैं तो ऐसे इक्वेशन बन के आ जाती है हमारे सामने, 3c माइनस आर जैसी भयंकर भयंकर इक्वेशन, 3m प्लस आर माइनस 3j वाली इक्वेशन आ गई हमारे सामने। ये भी क्या है, इतनी देखने में मुश्किल सी लगती है, पर है क्या, अननोन्स माइनस इक्वेशंस, सब कुछ बिल्कुल प्रैक्टिकल है इस सब्जेक्ट में। स्ट्रक्चर में कुछ भी ऐसा नहीं है थ्योरेटिकल चीज़ों कुछ याद करने वाली, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। थरो अंडरस्टैंडिंग आपकी जब तक नहीं होगी तो डाउट आपको रहते हैं इसमें। एक और प्रॉब्लम मैं लूँगा बहुत अच्छी, लास्ट प्रॉब्लम है लेक्चर की, बट नॉट द लीस्ट, आई शुड से दैट। ओके, इस प्रॉब्लम को मैं 4 मार्क कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी अच्छी प्रॉब्लम है, सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, वही कट एंड लूप मेथड पे बेस्ड है। अच्छा, कौन सा मेथड कहाँ लगाना है, ये सब भी प्रैक्टिस का ही गेम है, इसमें कुछ वो नहीं है सच के फिक्स नहीं होता कि हाँ इस मेथड को ही लगाना है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे क्वेश्चन के हिसाब से, प्रैक्टिस के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, तब आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। अच्छा, अशोक चक्र आप सभी को मालूम होगा, हमारे नेशनल फ्लैग का अशोक चक्र, आप इसको समझो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, इसका आपको डीएस पूछ रहे हो, तो कभी दिमाग में आया कि अशोक चक्र की स्टैटिक डिटरमिनेसी, यार ये क्या बात हुई, क्या पूछना चाह रहे हो भाई। ठीक है, अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने बना दी है कि एक जो स्टैटिक डिटरमिनेसी, भाई स्टैटिक डिटरमिनेसी स्ट्रक्चर पे एप्लीकेबल है ना, तो मैंने मान लिया कि ठीक है ये मेरा एक स्ट्रक्चर ही है, ये एक ऐसे व्हील है, इसके अंदर अशोक चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं, 24 स्पोक्स होते हैं, तो ठीक है मैंने बना दिया, लोग 24 स्पोक्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके रैंडमली मैं दिखा रहा हूँ, 24 स्पोक्स मैंने ऐसे मान लो आपके 24 मैंने बना दिए, राइट। 24 स्पोक्स अगर मैंने बना दिए इसके अंदर, ये हमारा एक अशोक चक्र रेडी हो गया। इसकी आपसे अगर वो पूछ रहा है इंडिटरमिनेसी, अब इसमें आप कोई दूसरा मेथड 3m प्लस आर माइनस 3j ये सब क्यों लगाओगे, सिंपल सी बात है, इसमें कट मेथड लगाओ ना, सिंपल ds इक्वल टू 3c माइनस आर, भाई सिंपल सी बात है। इसको ओपन स्टेबल बनाने के लिए कैंटिलीवर समझ ही सकते हो आप, मान लो ये कुछ कैंटिलीवर है, ये ऐसे फिक्स है, ये भी एक फिक्स है, ये भी एक फिक्स है, ऐसे मान लो कुछ है कैंटिलीवर, आपको कितने कट रिक्वायर्ड होंगे भाई, 24 इसमें स्पोक्स हैं तो 24 ही तो कट रिक्वायर्ड होंगे ना। एक कट यहाँ पे, मैं रेड पेन से इसको दिखाता हूँ, एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ, यहाँ, ऐसे करते करते आप 24 कट करते चले जाओगे, तो ये सारे ओपन स्टेबल कैंटिलीवर बन जाएंगे। ओ भी होगा, एस भी होगा, सी भी होगा, आप इसको इमेजिन कर लेना, समझ में आ जाएगा कैसे होगा। ओ भी होगा, एस भी होगा, सी भी होगा, ओपन भी होंगे, स्टेबल भी होंगे, कैंटिलीवर भी होंगे। तो 3c माइनस आर, आर 0 होगा क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ भी फिक्सिटी नहीं दी, तो 324 72 डिग्रीज। बड़ा ही एक स्पेशल प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है। अशोक चक्र की आपको डीएसआई बतानी है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। सो ओवरऑल स्ट्रक्चरल एनालिसिस आसान होता है अगर आपकी प्रैक्टिस है, राइट। आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आपको स्ट्रक्चर में किसी टॉपिक पे डाउट है, तो डेफिनेटली मैं उसके लिए भी आगे वीडियोस बनाऊंगा। नहीं तो सिविल से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है, किसी भी आपको प्रैक्टिकल जानकारी चाहिए या फिर थ्योरेटिकल बुक से बेस्ड उससे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए, तो उस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। क्वेश्चन आपको चाहिए हो कुछ गेट के प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, तो वो भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। एंड दिस इज ऑल अबाउट द इंडिटरमिनेसी दैट आई वांटेड टू कवर। रादर दिस इज अ वेरी बिग टॉपिक एक्चुअली, इंडिटरमिनेसी, आई कैन नॉट कवर इट फुली, बट हाँ ये कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए और अच्छे कुछ यूनिक, मतलब ऐसा कुछ आपको जनरली नहीं मिलेगा कहीं देखने को। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, सो दैट फ्यूचर में भी मैं थोड़ा मोटिवेटेड रहूँ ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय बाय, सी या।